हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट की हुई है। तो हमारी थर्ड यूनिट में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया गया है वो एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वुड डिस्पैच की बात की थी कि वुड का जो घोषणा पत्र था वो क्या था, क्या उसकी रिकमेंडेशन थी और क्या उसकी जो मेरिट थी, जो उसने घोषणा पत्र में सुझाव दिए गए थे। तो उसकी बहुत सारी हमने मेरिट्स की बात की, बहुत सारे सुझावों की बात की। अब हम बात करते हैं उसके डीमेरिट्स की कि उसने जो सुझाव दिए थे, जो एजुकेशन सिस्टम उसने बनाया था, जब वो एजुकेशन सिस्टम को बनाना चाहता था, उसके जो गुण थे, गुण के साथ साथ उसमें कुछ वो दोष थे वो भी पाए गए थे। तो वो कौन कौन से जो दोष थे, आज हम उसकी बात यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी नियंत्रण का, गवर्नमेंट कंट्रोल का, कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सारा का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया था। बात करेंगे हम सरकार की अधीनता की या सरकारी नियंत्रण की। सरकारी नियंत्रण या गवर्नमेंट कंट्रोल। वुड के घोषणा पत्र में जो बात कही गई थी कि एजुकेशन के लिए जो शिक्षा विभाग है वो बनाया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग, वहां पे उसके सुझाव को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो बना दिया गया। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ कि एजुकेशन के स्तर के बारे में पता चला, स्कूल्स की जो व्यवस्था थी उसके बारे में, उसके लिए डीपीआई जो नियुक्त किए गए। लेकिन फिर क्या हुआ, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो स्कूल्स का, जो एजुकेशन सिस्टम का सारा कंट्रोल था वो अंडर गवर्नमेंट हो गया। कौन सी गवर्नमेंट के हो गया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हो गया था। तो ब्रिटिश कंपनी के अंडर ये सारे का सारा था। स्कूल्स जो प्रणाली थी, शिक्षा प्रणाली, वो सारी की सारी गवर्नमेंट उसमें चली गई, गवर्नमेंट के नियंत्रण में चली गई। आगे हम बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य कमाई। शिक्षा का उद्देश्य कमाई, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन था वो सिर्फ और सिर्फ कमाई बन के रह गया, या फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ जॉब की बात होने लगी। जो घोषणा पत्र में वुड ने कहा था कि जो शिक्षा नीति है, तो उसके जो उद्देश्य है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। व्यक्ति का हर तरीके से विकास होना चाहिए, उसका नैतिक विकास होना चाहिए, उसका जो बौद्धिक विकास है वो भी होना चाहिए, उसके शारीरिक विकास है वो भी होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इसके उलट हुआ कि लोग जो ब्रिटिश शासन में उनको जो जॉब्स मिलती थी, तो उनका जो एक इनकम का जो जरिया बन के रह गया एजुकेशन। लोग ये सोचने लगे कि हम अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद जो उनको रोजगार के अवसर है वो ज्यादा से ज्यादा मिलने लगे। तो उनका जो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑलराउंड डेवलपमेंट ना बन के सिर्फ क्या हो गया, अर्निंग पर्पस के लिए हो गया कि जो लोग हैं वो शिक्षा अपने चौमुखी विकास की बजाय वो सिर्फ क्या है, कमाई के लिए करने लगे, वो सिर्फ कमाई का एक साधन बन के रह गया। आगे हम बात करते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिक एम्स, जो एक निश्चित उद्देश्य थे उसकी कमी। लैक ऑफ स्पेसिफिक एम्स, निश्चित उद्देश्यों की कमी। निश्चित उद्देश्यों की कमी कैसे होगी वहां पे, वुड के घोषणा पत्र के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करके उसको योग्य नागरिक बनाना, और योग्य नागरिक बनाने के साथ साथ अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा के लिए भी तैयार करना। लेकिन इसके लिए उन्हें विदेशी जो साहित्य था, विदेशी संस्कृति थी, विदेशी भाषा की या साहित्य था, उसका ज्ञान होना जो जरूरी था। तो फिर क्या हुआ कि इस तरह जो घोषणा पत्र में ये बात कही गई थी, उसके जो उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करने के लिए रखा गया था, तो वो व्यक्तित्व का विकास करने के लिए रह ही नहीं गया था। उसके जो उद्देश्य थे उसके निश्चित नहीं किए गए थे कि उनको
को जो एजुकेशन है उसकी भाषा, फिर उसका साहित्य कौन कौन सा पढ़ाया जाएगा, उसमें ज्यादा जोर अंग्रेजी के साहित्य पर दिया गया, जिसके कारण क्या था, अंग्रेजी साम्राज्य सुदृढ़ होता गया। जो एजुकेशन का उद्देश्य था वो व्यक्ति तक के विकास की बजाय जो अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ करने का रह गया, उसके व्यक्ति तब को जो विकसित करने वाला उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं मिस हो गया, वो कहीं ना कहीं वो खत्म होता नजर आ गया। आगे हम बात करते हैं विश्वविद्यालयों की दोषपूर्ण रूपरेखा। जो यूनिवर्सिटीज खोलने की बात कही गई थी, विश्वविद्यालयों की दोषपूर्ण रूपरेखा। जो भारत में विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई थी वो कही गई थी कि उसका जो मॉडल होगा वो इंग्लैंड के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो लंदन में जो यूनिवर्सिटीज चल रही हैं उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भारत में जो विश्वविद्यालय है उसका सिस्टम होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इंग्लैंड और जो भारत की स्थिति थी वो कहीं भी मेल नहीं खाती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लंदन में विश्वविद्यालय चल रहे थे हम उसकी जो कल्पना नहीं कर सकते थे उसके मॉडल की, कि भारत में भी उसी प्रकार के जो विश्वविद्यालय वो सही रहेंगे या फिर उनकी स्थापना करना सही होगा, क्योंकि उसमें ये रूल किया गया था कि सेनेट के लिए किसी भी व्यक्ति को हम जो उसका मेंबर है वो चुन सकते हैं। तो इस प्रकार वह किसी भी अगर सेनेट की मेंबर की बात करते थे तो वहां पे एक अज्ञानी व्यक्ति भी सेनेट का सदस्य बन सकता था, क्योंकि भारत में जो जनता थी वो सिर्फ 10% जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, 90% लोग वो अनपढ़ थे। तो इसलिए वो मॉडल है वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। आगे हम बात करते हैं स्वदेशी संस्थाओं को आघात। स्वदेशी संस्थाओं को आघात, उसकी हानि हुई, उसको जो स्वदेशी संस्थाएं थी उसको ठेस पहुंची। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार प्रशिक्षित व्यक्ति उसी को माना जाता था जिसने कि अंग्रेजी साहित्य या यूरोपीय साहित्य और दर्शन या विज्ञान पढ़ी हुई थी। लेकिन जो हमारे देश की मूल संस्थाएं थी, जो हमारे स्वदेशी संस्थाएं थी, उसमें क्या था कि जो एजुकेशन दी जाती थी वो स्वदेशी भाषाओं के द्वारा, स्वदेशी जो संस्कृति और साहित्य का उनको ज्ञान दिया जाता था। तो वो चीज वहां पे नौकरी के लिए काफी नहीं थी। अगर किसी को नौकरी चाहिए थी तो वहां उसको अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान होना जरूरी था, उसका अंग्रेजी साहित्य पढ़ा होना जरूरी था। तो इसलिए जो स्टूडेंट थे उन्होंने ऑटोमेटिकली जो अंग्रेजी स्कूलों का रुख कर दिया, क्योंकि वो एक अच्छी नौकरी पाना चाहते थे, अपना जीवन यापन सुधारना चाहते थे। तो इस बात से क्या हुआ, स्वदेशी जो संस्थाएं थी उसको आघात पहुंचा। स्वदेशी संस्थाओं में लोगों का जो एडमिशन लेना, प्रवेश लेना वो बहुत कम हो गया। आगे हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता। अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता। तो जैसे पहले मैकाले और वुड उसकी एडम की बात की गई थी कि वो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। जो वुड था उसने ये बात कह दी थी कि भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य का भी उतना ही महत्व है जितना हम कह सकते हैं कि यूरोपीय साहित्य और जो यूरोपीय दर्शन का। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंग्लिश भाषा थी, जो अंग्रेजी भाषा थी, उसको प्राथमिकता मिल रही थी। उसका रीजन ये था जॉब्स, रोजगार उन्हीं को मिलता था जिसको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता था, या फिर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान था। इसलिए इनडायरेक्टली रूप में जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें भी क्या किया गया था, जो अंग्रेजी भाषा थी उसको प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि उसने शिक्षा और रोजगार को आपस में जोड़ दिया था। रोजगार कौन दे रहा था, रोजगार दे रही थी ब्रिटिश सरकार। तो अगर ब्रिटिश सरकार के अंदर आपने जॉब करनी है तो आपको जो अंग्रेजी भाषा की जानकारी है वो होनी जरूरी थी। इसलिए वहां पे इनडायरेक्टली रूप से क्या था, हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा थी उसको प्राथमिकता दी गई थी। तो जिससे भारतीय लोग क्या हो गए उसकी तरफ जो आकर्षित हो रहे थे अंग्रेजी भाषा की तरफ। तो कोलकाता विश्वविद्यालय में शिक्षा
माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। इस प्रकार कंपनी ने जो अंग्रेजी है, धीरे धीरे अंग्रेजी को भी शिक्षा का जो माध्यम था वो बना दिया गया। आगे हम बात करते हैं भारतीय भाषाओं की उपेक्षा। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा। जब अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई तो भारतीय भाषाओं की जो उपेक्षा थी वो होना लाजमी बनता था। अंग्रेजी भाषा की प्राथमिकता के बाद जो अंग्रेजी भाषा, जो भारतीय भाषाएं थी उसका जो हनन है वो होना शुरू हो गया, उसको जो आघात है वो पहुंचा। बोर्ड के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी भाषा के साथ साथ जो भारतीय भाषाएं हैं उसके भी विकास पर ध्यान देगी। लेकिन ये सिर्फ क्या था, एक पेपर तक सीमित है, लिखने तक सीमित था। अंग्रेजी सरकार के जो शासन के होने के बाद 30 साल के बाद भी क्या था, जो हमारी भारतीय भाषाएं थी उनके महत्व को उन अंग्रेजों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। हर समय पर जो भारतीय भाषाएं थी उसका जो महत्व था वो नकार दिया गया। भारतीय भाषाओं की हमेशा जो उपेक्षा वहां पे होती रही। अंग्रेजी भाषा के जो शिक्षा का माध्यम जो हर एक पर्सन चाहता था, चाहे वो मैकाले की बात हो, चाहे एडम की बात हो, चाहे वुड की बात हो, तो हर एक ने जो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम होने की बात को सपोर्ट किया। तो फिर जो भारतीय भाषाएं थी उनका जो उपेक्षा थी वो ज्यादा से ज्यादा होती रही वहां पे। आगे हम बात करते हैं भारतीय धर्म की उपेक्षा। भारतीय धर्म की उपेक्षा। भारतीय धर्म की उपेक्षा कैसे हुई वहां पे कि प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा में जो धर्म का विशेष महत्व रहा था, शिक्षा में जो धार्मिक ज्ञान था वो बहुत दिया जाता रहा था। परंतु पश्चिमी शिक्षा वो क्या करते थे, वो ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। वो सिर्फ ईसाई धर्म को मान्यता देती थी। अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही थी उसमें भारतीय जो धर्म थे उनकी शिक्षा को बिल्कुल ही आउट कर दिया गया था। उसमें जो सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म की जो शिक्षा थी वो दी जा रही थी, जिसका प्रभाव यह हुआ कि पश्चिमी प्रभाव में आकर लोगों ने अपने धर्म की उपेक्षा आरंभ कर दी, जिससे भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को भारी जो ठेस पहुंची। उन्होंने जो पश्चिमी कल्चर था, जो वेस्टर्न कल्चर था वो अपनाना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से धर्म की जो भारतीय धर्म की उपेक्षा होना लाजमी था। और उसकी वजह से भारतीय धर्म की बहुत जो उपेक्षा वो भारतीय लोगों के द्वारा ही की जानी स्टार्ट कर दी। उसका रीजन था पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी धर्म के प्रभाव के अंदर आना। आगे हम बात करते हैं अध्यात्मवाद को चोट। इसका जो 9th पॉइंट है वो है अध्यात्मवाद को चोट। हमारे भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता को बहुत जो महत्व दिया जाता था। हमारे देश के जो भी ऋषि मुनि थे, जो भी हमारे ज्ञानी लोग थे, वो क्या करते थे, अध्यात्मवाद को बहुत महत्व देते थे। वैदिक काल से ये बात चली आ रही थी कि हमारे लिए अध्यात्मवाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार लोग अपने धर्म को भूल रहे थे, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के अंदर आकर धर्म को भूलने के साथ साथ क्या था, उन्होंने जो अध्यात्मवाद था उसको भी भूलना स्टार्ट कर दिया। अध्यात्मवाद को भी इतिहास बनाकर रख दिया। वो सारी देन थी पश्चिमी सभ्यता की कि भारतीय लोगों के द्वारा ही अपना धर्म और जो अपना अध्यात्मवाद था वो भूलना शुरू हो चुका था। आगे हम बात करते हैं पश्चिमी ज्ञान पर जोर। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान पर जोर। तो जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें भी क्या था, पश्चिमी ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया था। आधुनिकता की बात कहकर बार बार ये कहा जाता था कि जो भारतीय साहित्य या फिर भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो आज की समय के अनुसार नहीं है। तो आधुनिकता को आड़े रखकर क्या किया था, जो ज्ञान था वो पश्चिमी ज्ञान पर जोर दिया गया। पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी जो विज्ञान उसको पढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा जो जोर है वो उस टाइम ब्रिटिश
ब्रिटिश कंपनी के द्वारा दिया गया। वो सरकार को यह भी कहा गया कि इस भाषा जो ज्ञान है, जो यूरोपीय साहित्य है, दर्शन है, जो विज्ञान है, उसका भारतीय जो भाषाएं हैं उसका उसमें अनुवाद करवा दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ कहने मात्र की बातें थी। उनका मेन मोटिव था वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना, जब ईसाई धर्म को प्रमोट करना, जिससे भारतीय लोगों को पश्चिमी ज्ञान के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। उन्होंने भारतीय ज्ञान की पुस्तकों को एक साइड किया, भारतीय साहित्य की पुस्तकों को एक साइड किया। जो भारतीय भाषा में लोग पुस्तकें पढ़ते थे उसमें भी क्या था कि जो पश्चिमी संस्कृति थी, जो पश्चिमी साहित्य और दर्शन था, उसी का ज्ञान था वो भारतीय लोगों को दिया जाता था, ताकि लोगों को पश्चिमी संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले, लोग ज्यादा से ज्यादा जो अंग्रेजी शिक्षा का रुख करें। तो इस प्रकार पश्चिमी ज्ञान पर जोर दिया गया था। लोगों को लगता था कि हमारी भाषा का जो महत्व है वो ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो महत्व, वो भाषाओं का, जो भारतीय भाषाओं का महत्व था, वो अंग्रेजी सरकार ने अपने हित के लिए यूज किया था। जो भारतीय भाषा में जो पुस्तकों का अनुवाद किया था, उनका मेन मोटिव था अपने जो ज्ञान था उसको लोगों तक, उसको आम लोगों तक पहुंचाने का। आगे हम बात करते हैं लचकता की कमी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता की कमी। जो एजुकेशन सिस्टम था, मतलब वो क्या था, फ्लेक्सिबल नहीं था। शिक्षा पर सरकार का जो पूर्ण नियंत्रण हो गया था, वो किस वजह से हुआ था, जो उन्होंने शिक्षा विभाग बनाने की बात कही थी। शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनने के बाद क्या था, सारी एजुकेशन सरकारी नियंत्रण के अंदर आ गई थी, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आ गई थी। तो जिसकी वजह से क्या था, एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ गई थी वहां पे। तो इसका मेन रीजन था एजुकेशन सिस्टम पर पूरी तरह से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया था। उसकी वजह से भारतीय लोगों की जो शिक्षा थी उसमें बहुत सारे जो उसमें फर्क आए। बहुत सारा जो भारत का एजुकेशन सिस्टम था भारतीय भाषाओं को लेकर हो गया, चाहे वो भारतीय संस्कृति को लेकर था, तो उसमें लोगों को जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी एजुकेशन की, वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो जो गवर्नमेंट थी वो सारा सिस्टम था एजुकेशन में, जो अपने तरीके से उन्होंने वो सिस्टम बनाया एजुकेशन का, अपने तरीकों से उन्होंने जो वहां पे कठोरता थी एजुकेशन सिस्टम में, वो वहां पे अपने तरीके से लाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लचकता की कमी से जो वुड ने जो सुझाव दिए थे, जो एजुकेशन का विकास करना चाहते थे, तो भारतीय जो भाषाएं थी, या फिर भारतीय संस्कृति, या भारतीय साहित्य की अगर हम बात करें, वो वहां पे उस कठोरता की वजह से नहीं आ पाए, उसका जो महत्व था वो वहां पे खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में लचकता की कमी के कारण भी क्या था, भारतीय जो संस्कृति थी, जब भारतीय साहित्य को बहुत ठेस पहुंची थी। आगे हम बात करते हैं परीक्षा केंद्रित। परीक्षा केंद्रित मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर केंद्रित होगी, तो परीक्षा पर केंद्रित थी प्रणाली, जो एजुकेशन की प्रणाली बनाई गई थी। परीक्षा केंद्रित में क्या था, ये एग्जामिनेशन सेंटर बन गई थी। छात्रों के लिए जो शिक्षा थी उसका एकमात्र उद्देश्य क्या रह गया था कि उसको जो परीक्षा देनी है उसमें पास होना है। उनका मतलब सिर्फ कोई डेवलपमेंट का नहीं था, कि उसका चौमुखी विकास का नहीं था। एजुकेशन का जो वहाँ पे मोटिव था, एजुकेशन एग्जामिनेशन सेंटर बन गई थी, जिसमें लगता था स्टूडेंट्स को कि हमें किसी भी तरीके से जो अपनी परीक्षा है, जो अपनी एग्जामिनेशन है, हमें उसको पास करना है। यह व्यापक शिक्षा पर ध्यान न देकर केवल जो एग्जाम के पर्पज से जो एजुकेशन होती थी उसी एजुकेशन की तैयारी करते थे। इस तरह भारतीय शिक्षा में जो परीक्षा थी वो एक अभिन्न अंग बन गई, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जोर फिर वो एग्जामिनेशन पास करने पर जोर दिया जाता था बच्चों को
आगे हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष कि एजुकेशन थी वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गई थी। कहने का तो सबने ये कहा था, मैकाले ने भी ये कहा था, एडम ने भी ये कहा था कि वो पर्सन है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी धर्म विशेष को नहीं मानते और वो धार्मिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा जो ईसाई मिशनरियों द्वारा स्कूल चलाए गए थे उनको अनुदान प्रदान किया जाता था, उनको फाइनेंशियल जो हेल्प थी वो की जाती थी, रादर देन की जो एक मूल स्कूल थे या फिर जो भारतीय जो स्कूल थे उनको जो फंड था वो नहीं दिया जाता था। और जो ईसाई मिशनरियों द्वारा स्कूल चलाए जाते थे उसमें भी जो ईसाई धर्म की शिक्षा वो बच्चों को दी जाती थी, तो वहां पे भी सरकार द्वारा कोई रोक नहीं लगाई जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने एजुकेशन की पॉलिसी धर्मनिरपेक्ष वाली की थी वो सिर्फ कहने की बात थी, एक्चुअल में वो अपने धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करना चाहते थे ईसाई मिशनरियों द्वारा स्कूल खुलवाकर या फिर उन स्कूलों की सपोर्ट करके। आगे हम बात करते हैं सार्वभौमिकता की कमी, लैक ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकता की कमी। वैसे तो इसका जो वुड डिस्पैच था, जो घोषणा पत्र था वुड का, उसमें पहली बात कही थी कि जो एजुकेशन है उसका सार्वभौमिकरण किया जाए, यूनिवर्सल जो एजुकेशन है वो प्रदान की जाए, परंतु फिर भी ये चीज है वो जो ये सुझाव था वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था। घोषणा पत्र लागू होने के बाद भी कम से कम हम बात करें कि काफी सालों के बाद भी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ था। 3000 हाई स्कूल शिक्षा की सार्वभौमिकता को किस प्रकार प्राप्त किया जाना है ये कोई सिस्टम नहीं बना था, इसके रिगार्डिंग कोई भी जो काम है वो वहां पे प्रॉपर रूप में नहीं किए गए। M.R. प्रांजय, जो M.R. प्रांजय थे उनके अनुसार उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में सार्वजनिक साक्षरता पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे इसमें ग्रांट इन एंड की सार्वजनिक बात की हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र को व्यापक करने की जो बात कही गई हो, तो उसमें उस तरफ कोई जो साक्षरता सार्वजनिक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इसमें सरकार द्वारा एक निश्चित आयु के बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान है वो भी नहीं किया गया। इसमें ऐसी भी घोषणा नहीं की गई कि मेवाड़ी छात्रों के शिक्षा में जो गरीबी है वो को कोई रुकावट ना बन पे, मीन्स जो मेवाड़ी छात्र है लेकिन वो गरीब है उनके लिए जो स्कॉलरशिप है उसका भी जो प्रावधान है वो नहीं किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा में जो सार्वभौमिकता की बात कही थी, जो यूनिवर्सलाइजेशन की बात कही थी वो कहीं पे लागू नहीं हुई थी। तो आगे हम बात करते हैं व्यावसायिक कोर्स की। हमारा आगे 15 पॉइंट है व्यावसायिक कोर्स। व्यावसायिक कोर्स लागू नहीं किए गए, वहां पे व्यावसायिक कोर्स नहीं। तो जो बात वुड्स के घोषणा पत्र में कही गई थी कि वोकेशन जो एजुकेशन है वो भारत में प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से व्यावसायिक कोर्स का आरंभ ही नहीं किया, क्योंकि वो लोगों को तैयार किस लिए करना चाहते थे, वो लोगों को एजुकेशन जो देना चाहते थे अपनी कंपनी में नौकरियां देने के लिए उन्हें एजुकेट कर रहे थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी का ज्ञान दे रहे थे ताकि वो कंपनी के लिए जो काम है वो कर सके। अगर वो वोकेशनल जो एजुकेशन है, अगर वो व्यावसायिक जो एजुकेशन है वो अगर बच्चों को या स्टूडेंट को वो प्रदान कर देते तो वो जो लोग होते हैं वो अपना जो पर्सनल काम है वो कर लेते, अपना रोजगार है अपने तरीके से करते। एक तो उनका मेन मुद्दा था अपनी कंपनी के लिए लोगों को तैयार करना, दूसरा उन्होंने अपनी जो आर्थिक स्थिति है, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय विद्यालयों में वोकेशनल जो एजुकेशन थी वो लागू ही नहीं की। एक तो उन्होंने अपना पैसा बचाया, अपना खर्च नहीं करना चाहते थे, दूसरे लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के लिए तैयार करना चाहते थे, वो अपने पर्सनल काम के लिए उन्हें लोगों को तैयार करना उनका शिक्षा देने का मतलब मोटिव नहीं था, इसलिए उन्होंने जो व्यावसायिक कोर्स है वो स्टार्ट नहीं किए। आगे हम बात करते हैं नए वर्ग की उत्पत्ति। नए वर्ग की उत्पत्ति
पश्चिमी जो सभ्यता, पश्चिमी जो साहित्य था, जो वेस्टर्न कल्चर था, उनके बाद आने के बाद लोग जब उनके प्रभाव अधीन आए तो हम कह सकते हैं कि एक नए भारत का जो जन्म था वो हुआ। वुड के घोषणा पत्र के बाद जो भारतीय शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा पद्धति का पश्चिमीकरण हो गया। जो भारत की एजुकेशन थी वो पश्चिमी एजुकेशन के बेस्ड हो गई। फलस्वरूप भारत में एक नए भारत की उत्पत्ति हुई जो कि पश्चिमी संस्कृति से, पश्चिमी साहित्य से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। इसलिए लोगों में जो आपस में मतभेद थे वो बढ़ गए। इस तरह वुड के घोषणा पत्र भारतीय लोगों में ऐसा वर्ग स्थापित करने की जो सफलता थी उसने प्राप्त कर ली, जो अंग्रेजी राज्य को समर्थन दे सके। जो लोग अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पढ़ने को पसंद करते थे, अंग्रेजी का साहित्य पढ़ने को पसंद करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जो उनकी संस्कृति थी उसको ही अपनाना शुरू कर दिया और उन्होंने अंग्रेजी राज्य की सपोर्ट करना शुरू कर दी। तो जो बाकी लोग थे, आम लोगों के साथ उनका मतभेद शुरू हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घोषणा पत्र में जो उसने बातें कही थी अंग्रेजी शिक्षा को लेकर, तो उसकी वजह से जो नए वर्ग की उत्पत्ति थी वो हो चुकी थी, जो सीधे सीधे अंग्रेजी शासन का सपोर्टर था, अंग्रेजी शासन को समर्थन देता था। तो ये थी हमारे वुड डिस्पैच को लेकर कुछ डिमेरिट्स कि जो वुड ने घोषणा पत्र दिया था उसकी क्या क्या जो उसमें दोष पाए गए थे। तो जो हमारा वुड डिस्पैच के रिगार्डिंग क्वेश्चंस था, उसकी रिकमेंडेशन और उसकी मेरिट और उसकी डिमेरिट, ये तीनों चीजों हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके इम्पैक्ट रह गए हैं कि जो उसके प्रभाव थे, क्या उसके प्रभाव थे और क्या उसका जो इवैल्यूएशन है, क्या सारांश हो सकता है, उसका मूल्यांकन कैसे किया। तो ये जो दोनों चीजें रह गई हैं वो हम एक नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।